लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि अभी का फटेहाल लंगड़ा भिखारी उसका 2 साल से लापता बॉयफ्रेंड था। सच्चाई जानने के बाद लड़की पागलों की तरह सड़क पर उसे ढूंढने लगी, पर वह आदमी जिसने उसकी दुनिया रोशन की थी भीड़ में कहीं खो गया था। ये 1 दशक पहले अनगिनत लोगों को रुलाने वाली एक उच्च रेटेड फिल्म है जो आज भी कोरियाई रोमांटिक फिल्मों में शीर्ष पर है। यहाँ तक कि अनगिनत दर्शकों ने इसे 2-3 बार देखा और इतना रोए कि टिश्यू भी कम पड़ गए। चोलमिन का जीवन कभी बॉक्सिंग रिंग की सबसे चमकदार रोशनी था। एक पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन के रूप में उसके मुक्कों ने अनगिनत विरोधियों की रक्षा पंक्ति को तोड़ा और अपनी महिमा व गौरव को भी बनाए रखा। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद एक गलत निर्णय ने उसे दूसरों के लिए लड़ने वाला एक गुंडा बना दिया। 4 साल की जेल ने उसकी जिंदगी की राह पूरी तरह बदल दी। गुजारा करने के लिए जेल से छूटने के बाद उसे सिर्फ छोटे मोटे काम करने पड़े। एक दिन उसे एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। यह जिंदगी को फिर से अपनाने का उसका पहला कदम था। गार्ड रूम में टीवी पर बॉक्सिंग मैच चल रहा था। रिंग की जानी पहचानी आवाजों ने जेमिन की दबी हुई यादें ताजा कर दी। वह कुछ खोया खोया सा देखने लगा। तभी एक लड़की दिखी। जेमिन वहीं ठिठक गया। कुछ समझ ना आया। सामने खाली आंखों वाली लड़की को देख उसने धीरे से पूछा, कौन? दादा? कौन? आज छोड़ा। आपने वह क्यों लिया? देखा। मैं दादाजी के साथ नाटक देखता था और नाश्ता भी खाता था। क्षमा करें। जिंगहुआ ने झेप कर मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ी। तभी बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जिंगहुआ चौराहे पर अपनी छड़ी कसकर पकड़े खड़ी थी, हताश। यह देख घर में बैठे जेमिन का दिल पसीज गया। वह जिंगहुआ के पास गया और उसे टीवी देखने के लिए रुकने को कहा। जिंगहुआ देख नहीं सकती थी, पर उसे टीवी की आवाज सुनना बहुत पसंद था। उसके होंठ अनायास ही हल्के से ऊपर उठ गए और एक साफ और मासूम मुस्कान बिखर गई। जेमिन उसे चोरी छिपे देख रहा था। उसने पाया कि वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें और भौहें नाजुक थीं, त्वचा गोरी थी। बस उसकी वो आंखें जो जीवंत होनी चाहिए थी हमेशा एक हल्की धुंध से ढकी रहती थी। बारिश रुकते ही जिंगहुआ विदा लेने उठी और बैग से एक टिफिन जेमिन को दिया। यह उसके बनाए नौरी रोल थे। दिखने में भले ही साधारण, पर स्वाद लाजवाब था। अरे हाँ, उस यारेयांग को हर हफ्ते पानी देना, उसे मारना नहीं। शाम को घर आकर जेमिन ने टिफिन छका। स्वाद अद्भुत था। फिर उसने एक और उठाया, मुंह में डाला और अपनी छोटी कछुए के साथ स्वाद बांटा। जिंगहुआ हालांकि देख नहीं सकती थी, पर बहुत आत्मनिर्भर थी। वह एक कंपनी में फोन पर ग्राहक सेवा करती थी। उसे हर दिन ग्राहकों के सवालों का धैर्य से जवाब देना पड़ता था और विभाग के नेता के बार-बार के उत्पीड़न को भी सहना पड़ता था। नेता हमेशा काम बताने के बहाने उसे छूने की कोशिश करता था। जिंगहुआ चुपचाप सहती थी, क्योंकि यह नौकरी उसकी आय का एकमात्र स्रोत थी। उस रात जिंगहुआ बैठते ही नाक सिकोड़ी। क्या दरवाजा खोलेंगे? मेरी नाक संवेदनशील है। जिंगहुआ ने गहरी सांस ली और खिड़की खोली। आज लगता है कसरत की। जेंगमिन को पता चला कि पैरों की बदबू गर्मी में मोजे न बदलने से थी। अभी आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं? यूनटी। अंकल नहीं, उनसू, यहाँ की नायिका। स्कर्ट। जूते क्या पहने थे। जूते तो पहनते ही हैं। स्कर्ट पर कौन से जूते पहने? ड्रामा देखते हुए इतनी बातें। दिख नहीं रहा है। जब जिंगहुआ जाने लगी, जेमिन ने उसे लंच बॉक्स लौटाया जिसमें धुले आड़ू थे। जिंगहुआ ने धन्यवाद कर अपना परिचय दिया। जेमिन ठिठका। जिंगहुआ बोली, हमारे साथ ऐसे हाथ मिलाते हैं। जेमिन ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों के सिरे छू गए। जेल से निकलने के बाद उसे पहली बार दोस्ती की गर्माहट महसूस हुई। उस दिन से जेमिन अपनी स्वच्छता पर बहुत ध्यान देने लगा। वह रोज अपने पैर धोता, साफ मोजे और नए जूते पहनता और समय पर जिंगहुआ के रात की रानी के पौधे की देखभाल करता। वह आंखें बंद करके जिंगहुआ की भावनाओं को समझने की कोशिश करता, उसकी छड़ी की आवाज सुनता और उसके अंधेरे संसार को महसूस करता। वे सुरक्षा कक्ष में टीवी देख रहे थे। जेमिन धैर्य से उसका साथ देता था। भावुक दृश्यों पर जिंगहुआ की आंखें नम हो जाती थीं। उन साधारण पलों में भी बहुत गर्माहट थी। टीवी के बाद जिंगहुआ ने फिर पूछा, सुंदर है? सुंदर अभिनेता नहीं, अंकल की। मैं देखने का नाटक मत करो। अन्य वह मर्द लगता है। शाम को जिंगहुआ ने जेमिन को अलविदा कहा और घर जाने की तैयारी की। सोसाइटी के गेट से निकलते ही एक तेजी से आती कार से वह चौंक गई। उसका पैर फिसला और वह जमीन पर बुरी तरह गिर गई। जेमिन ने यह सब देखा और तुरंत दौड़कर उसके पास गया। उसने जिंगहुआ को सावधानी से उठाया और उसके मोछ आए टखने को देखने की कोशिश की। शोर सुनकर गार्ड आया। जिंगहुआ पर बोतल तोड़ने का आरोप लगा। हर्जाना मांगा। जेमिन ने तुरंत पैसे देकर चौकी देखने को कहा और जिंगहुआ को अस्पताल ले गया। पट्टी बांधकर जेमिन उसे घर छोड़ आया। जिंगहुआ के घर लंबी सीढ़ियां थीं। जेमिन उसे पीठ पर ले जाने वाला था, पर जिंगहुआ बोली, आपको पछताना पड़ेगा, गलत किया तो जानते हो ना। जेमिन की चौड़ी गर्म पीठ पर जिंगहुआ को उसकी स्थिर धड़कन सुन दिल में हलचल महसूस हुई। उसे पीठ पर लादे जेमिन सीढ़ियां चढ़ रहा था। ऊपर पहुंचने पर उसने पाया कि एक और अंतहीन सीढ़ी उसका इंतजार कर रही थी। पछताओगे।
जैमिन पूरी ताकत से सफेद सूरजमुखी वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे एक दयालु लड़का मिला जिसने उसका हौसला बढ़ाया। क्या है? जिंगहुआ के घर पहुंचते पहुंचते जैमिन थक गया था। उसने जिंगहुआ को धीरे से उतारा और हाँफने लगा। मुश्किल था, फिर भी क्या आदमी इतना कमजोर है? जी नहीं। मोटाया। ये सीढ़ियाँ ही तो है। माफ कीजिए, अगर आपके पास समय है तो क्या आप एक और काम करेंगे? इसके बाद जैमिन बाथरूम में टटोलने लगा। नाली 2 दिन से बंद थी। अचानक उसने नाली से एक अजीब चीज निकाली जो एक कार्टून अंडरवियर निकला। जिंगहुआ ने शर्मिंदा होकर तुरंत अंडरवियर वापस ले लिया। जैमिन की मदद के लिए धन्यवाद के तौर पर जिंगहुआ ने उसे 2 कॉन्सर्ट टिकट दी, पर जैमिन को संगीत कभी समझ नहीं आया और उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। क्या कोई दोस्त नहीं है? क्या मैं साथ चलूं? घर लौटते हुए जैमिन खुशी से दौड़ रहा था, बच्चों की तरह खुश। जिंगहुआ देख नहीं सकती थी, फिर भी वह इस डेट पर सुंदर दिखना चाहती थी। वह सैलून गई। मालिक ने उसे फैशनेबल हेयर स्टाइल बनाने को कहा। घर आकर परफ्यूम लगाया और नई ड्रेस पहनी, पर कुछ देर सोचने के बाद उसने ड्रेस बदल दी। जब वह जैमिन के सामने आई तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसकी नजर में जिंगहुआ आज ज्यादा प्यारी लग रही थी। संगीत समारोह में जिंगहुआ मधुर धुन में डूबी, चेहरे पर मदहोशी थी। जैमिन को मंच का संगीत समझ नहीं आया। वह बस चुपचाप जिंगहुआ को देखता रहा। उसके ऊपर उठे होंठ, आंखों की चमक, उसे लगा यही दुनिया का सबसे सुंदर नजारा है। कंसर्ट के बाद वे एक साथ बारबेक्यू गए। यह कोरियाई ड्रामा का सबसे आम रोमांटिक दृश्य था और उनकी पहली औपचारिक डेट भी। कुछ पैक के बाद जिंगहुआ ने अचानक जैमिन के अतीत के बारे में पूछा और मजाक में कहा कि क्या उसने बहुत बुरे काम किए हैं। ये बात जैमिन के दिल में कांटे सी चुभ गई। उसके पुराने अपमान और दर्द को जगा गई। वह कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक कड़वी बातें कहने लगा। स्वर में आत्मोपहास और झुंझलाहट थी। जिंगहुआ हक्की बक्की रह गई। चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैमिन अचानक ऐसा हो जाएगा। उसका मन शिकायत और निराशा से भर गया था। ये प्यारी मुलाकात अंततः बिगड़ गई। उस दिन से जिंगहुआ फिर कभी सिक्योरिटी रूम नहीं गई। काम के बाद चौकी के पास से गुजरते हुए वह सीधे टैक्सी लेकर घर जाती थी। जैमिन उसे दूर जाते देख पछतावे से भर गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि माफी कैसे मांगे। उसे पता था कि उसकी कायरता और हीन भावना ने उस लड़की को दुख पहुंचाया जिसे प्यार मिलना चाहिए था। उस रात जैसे ही जिंगहुआ घर के दरवाजे पर पहुंची, एक आवाज से चौंक गई। उसका पीछा उसका बॉस कर रहा था जो उसे हमेशा परेशान करता था। जिंगहुआ की सहमति के बिना ही वह जबरदस्ती कमरे में घुस गया। जिंगहुआ को शांत रहने का नाटक करना पड़ा। उसने शिष्टाचार से बॉस का सत्कार किया, फिर उसे तुरंत घर जाने को कहा। लेकिन उस आदमी की तो जिंगहुआ की खूबसूरती पर हमेशा से ही बुरी नजर थी। वह भला कैसे रुकता। जल्द ही बॉस ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने जिंगहुआ को जमीन पर गिरा दिया और उसे जबरदस्ती चूमना चाहा। घबराहट में जिंगहुआ ने जोरदार विरोध किया, लेकिन इस हरकत से आदमी और भड़क गया। उसने जिंगहुआ के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और फिर उसे मुक्कों और लातों से पीटने लगा। जिंगहुआ देख नहीं सकती थी। वह बस बेबस होकर जमीन पर सिकुड़ गई और आदमी को उस पर अत्याचार करने दिया। तभी एक दहाड़ से आदमी के हाथ रुक गए। वह जैमिन था। ये सब देख उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह आगे बढ़ा और एक घूंसे से उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसके चेहरे पर लगातार वार करने लगा। जेमिंग ने आदमी को खींचकर दीवार से सटाया, कसकर उसका गला दबाया। उसकी आंखों में जानवर की क्रूरता थी। अच्छा हुआ जिंगहुआ ने जेमिंग को रोक लिया, वरना वह आदमी को मार डालता। जिंगहुआ के रोने से जेमिंग को होश आया। उसने कोने में दुबकी कांपती जिंगहुआ को देखा। उसके चेहरे कोने में सिमटी कांपती जिंगहुआ के चेहरे पर दर्द था। ऐसा क्यों किया? अगर मैं निकला तो? वह जिम्मेदारी लेगा। ऐसी कंपनी में और क्यों रहना चाहते हो? ऐसी बेइज्जती क्यों सहते हो? जीना है। जीना है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, बस। क्या आप मुझे नई नौकरी देंगे या हर बार आकर मारेंगे? आप कौन होते हैं? मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही। क्या आपको पता है कि आप मुझे अभी और परेशान कर रहे हैं? जैमिंग उसे दिलासा देना चाहता था, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। अंततः वह अपना खरीदा एक हेयर बैंड वहीं छोड़कर चुपचाप चला गया। उसे डर था कि उसकी जल्दबाजी जिंगहुआ को और परेशान करेगी और उसका अतीत उसे फिर से दुख देगा। उस दिन से जैमिंग रोज चुपके से जिंगहुआ के पीछे रहता, उसकी सुरक्षा करता था। जिंगहुआ हालांकि देख नहीं पाती थी, पर उसे हमेशा पास में एक परिचित आकृति महसूस होती थी, जिससे उसका मन शांत होता गया। कुछ समय बाद उसने आखिरकार अपनी हिचकिचाहट छोड़ दी और फिर से सुरक्षा कक्ष में चली गई। उसने जैमिंग को बताया कि उसने इस्तीफा दे दिया है। अगले वीकेंड अगर समय हो तो मुझे कहीं पास ले चलोगे? जवाब नहीं। जिम्मेदारी लेंगे कहा था, इतना तो कर सकते हैं, है ना? ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगा। अगले दिन जब वे मिले, जेमिंग ने एक छोटा गोल्डन रिट्रीवर शावक जिंगहुआ को दिया और बताया कि बड़ा होकर यह गाइड डॉग बन सकता है। उसने उसका नाम वुयू चिंता मुक्त रखा, इस उम्मीद से कि जिंगहुआ हमेशा चिंता मुक्त रहे। रास्ते भर जिंगहुआ धीरे धीरे छोटे गोल्डन रिट्रीवर के मुलायम बालों को सहलाती रही, बाहर की ताजी हवा में सांस लेती रही और उसके चेहरे पर एक लंबे समय बाद मुस्कान आ गई। वे एक नदी किनारे पिकनिक मनाने गए, जहाँ उन्हें हरी घास के बीच कुछ सुंदर चिकने पत्थर मिले। ये पत्थर बिल्कुल अंकल जैसा लगता है ना? मैं इसे अंकल समझकर रखूंगा, तो अंकल भी इसे मैं समझकर रखी है।
उन्होंने अपने प्रेम चिन्ह बदले जीवन भर साथ रहने का वादा किया। जिंगहुआ के साथ से जेमिंग को जीवन से फिर उम्मीद जगी। उसने अपने पुराने कोच से संपर्क किया, प्रशिक्षण फिर से शुरू कर चैंपियन बनकर अधिक पैसे कमाना चाहा। वह जिंगहुआ को बेहतर जीवन देना चाहता था। जेमिंग प्रशिक्षण के साथ साथ कई तरह की पार्ट टाइम नौकरियां भी करता था। शाम को वे अपने पिल्ले के साथ सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और उनका जीवन और भी मधुर हो गया। जेमिंग ने जिंगहुआ का घर फिर से सजाया, हर संवेदनशील जगह पर सुरक्षा पैड लगाए, जिससे घर आरामदायक और सुरक्षित हो गया। जिंगहुआ ने हाथ बढ़ाकर खिड़की से आती धूप को महसूस किया। उसे पहले कभी इतनी गर्माहट महसूस नहीं हुई थी। उसने धीरे से जेमिंग के गालों को सहलाया, उसकी आकृति को महसूस करते हुए। समाज के निचले तबके के दो लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए अपने जीवन का सबसे मजबूत आधार बन गए। शाम को जिंगहुआ ने जेमिंग को अपनी नई सीखी हुई मालिश दिखाई। अंगूठे से रीढ़ के हिस्से की मांसपेशियों को दबाने पर दर्द है। अरे क्या ठंडक है। जेमिंग जानता था कि जिंगहुआ के हाथ बहुत कुशल हैं, इसलिए उसने तय किया कि बाद में जब वह पैसे कमाएगा तो उसके लिए एक छोटी कार्यशाला खोलेगा। जिंगहुआ हस्तशिल्प बनाएगी और वह डिलीवरी संभालेगा। दोनों मिलकर भविष्य के खूबसूरत जीवन की कल्पना कर रहे थे। इस दिन जिंगहुआ जेमिंग को अपने माता पिता से मिलवाने लाई और उन्हें बताया कि वह बहुत खुश है क्योंकि उसे एक बहुत अच्छा आदमी मिला है। फिर उसने उस साल हुई कार दुर्घटना के बारे में बताया, जिसके हर विवरण उसकी यादों में स्पष्ट रूप से अंकित थे। उस दिन बाल दिवस था। वह माता पिता के साथ यात्रा कर रही थी। रास्ते में एक जलता आदमी खिड़की से गिरा, जिससे ट्रक ड्राइवर के आपातकालीन बचाव के कारण एक के बाद एक कई गाड़ियां टकरा गईं। इस दुर्घटना में जिंगहुआ ने न केवल अपने माता पिता को खो दिया बल्कि अपनी आंखों की रोशनी भी खो दी। लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरी रक्षा करते हैं, ऐसा लगता है। अंकल जैसे अच्छे भी चले जाते हैं। यह सुन जेमिंग को चुभन हुई। उसे अपने गुंडे के दिनों की एक घटना याद आई। उस दिन वह कर्ज वसूल रहा था। कर्ज से बचने के लिए दूसरे पक्ष ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और इमारत से कूद गया। जेमिंग ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आग की तपिश के कारण उसे छोड़ना पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस त्रासदी के शिकार जिंगहुआ का परिवार थे। सच्चाई जानने के बाद जेमिंग टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जिंगहुआ ने जो कुछ भी सहा वह सब उसी की अप्रत्यक्ष गलती थी। उस दिन जेमिंग घर लौटा तो घर बिखरा पाया। पता चला कि जिंगहुआ की नजर तेजी से घट रही थी। जो पहले हल्की रोशनी देख पाती थी अब लगभग पूरी तरह अंधी होने वाली थी। डॉक्टर ने जेमिंग को बताया कि जिंगहुआ की कॉर्निया क्षतिग्रस्त है। कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जरी से उसे फिर से देखने का मौका मिल सकता है, लेकिन यह बहुत महंगी है। अगर जल्द सर्जरी नहीं हुई तो 1 महीने में वह पूरी तरह अंधी हो जाएगी। सर्जरी के पैसे जुटाने के लिए उसने पुराने गुंडे दोस्त से मिलकर जुआ खेलना शुरू किया। उसके कुछ गैंगस्टर दोस्त थे। दोस्तों की सिफारिश पर उसने भूमिगत मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। ब्लैक बॉक्सिंग के मालिक ने उसे $30,000 का अग्रिम दिया और बताया कि थाईलैंड में होने वाले मैच में कोई नियम नहीं होंगे और यह तब तक चलेगा जब तक एक पक्ष बेहोश या मर न जाए। अगर वह पकड़ा गया तो कोई उसे बचाएगा नहीं। लेकिन इस समय तक जेमिन ने अपनी जान की परवाह करना छोड़ दिया था। वह बस जल्द से जल्द सर्जरी के लिए पैसे जुटाना चाहता था ताकि जिंगहुआ इस दुनिया को देख सके। सर्जरी के दिन जेमिन जिंगहुआ को ऑपरेशन कक्ष तक ले गया। उसका हाथ कसकर थामे। जेमिन ने जिंगहुआ को उदास आंखों से देखा। उसे संदेह था कि यह उनकी अंतिम भेंट होगी। जाने से पहले उसने अपना पहचान पत्र और कपड़े जला दिए। नकली पासपोर्ट से थाईलैंड के लिए उड़ान भरी। भूमिगत मुक्केबाजी का अखाड़ा एक अंधेरे नम तहखाने में था, जहां विशाल पिंजरा खून और हिंसा से भरा था। जेमिन को पहली बार डर लगा, मौत का नहीं बल्कि जिंगहुआ को फिर कभी न देख पाने का। मैच शुरू होने पर कई सालों से औपचारिक मैच न खेलने के कारण उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी हो गईं और प्रतिद्वंद्वी ने उसे बार बार जमीन पर गिरा दिया। बाहर जुआरी चिल्ला रहे थे, अंदर जमीन बुरी तरह पिट रहा था, पर जिंगहुआ की यादों से वह बार बार उठ खड़ा होता। आखिर में जमीन जीत गया, पर मालिक ने वादा तोड़ दिया। उसने सिर्फ एक हीरा दिया और कहा कि इसे सुरक्षित देश ले जाने पर ही पूरा भुगतान मिलेगा। जेमिन लाचार था, हीरा लेकर देश लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन हवाई अड्डे के रास्ते में एक कार अचानक आई और उसे टक्कर मारकर गिरा दिया। तुरंत बाद 2 आदमी कार से उतरे, हीरे छीन ली और उस पर कई बार चाकू से वार किया। ठीक इसी नाजुक पल में एक और कार अचानक आ गई और जेमिन बाल बाल बच गया। इसी बीच अस्पताल में जिंगहुआ की सर्जरी सफल रही और उसने आखिरकार इस दुनिया को देखा जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा और जेमिन को नहीं पाया तो उसका दिल तुरंत खाली हो गया। वह जेमिन को पागलों की तरह ढूंढती रही। पुलिस में रिपोर्ट की, हर जगह गई, पर जेमिन जैसे गायब हो गया, कोई खबर नहीं। जिंगहुआ ने हार नहीं मानी। उसने जेमिन के अनाथालय का पता लगाया। वहाँ उसे वह आदमी मिला जिसने खुद को आग लगाई थी और उसने सब कुछ बता दिया। मकान मालिक के तोड़फोड़ के कारण जिंगहुआ को वह घर छोड़ना पड़ा जो उसने जेमिन के साथ सजाया था। बाद में उसने एक मिट्टी की दुकान खोली जहाँ वह यादों से जेमिन का चेहरा बनाती थी। वह मिट्टी को देखते हुए चुपचाप रोती थी और अंतहीन यादें उसे बार बार डुबो देती थीं। 2 साल तक कई लोगों ने उसे चाहा, पर उसने सबको ठुकरा दिया, शादीशुदा होने का बहाना बनाकर। उसके दिल में सिर्फ जेमिन था। जिंगहुआ विकलांगों का जीवन जानती थी, इसलिए खाली समय में स्वयं सेवा करने लगी। आज वह हमेशा की तरह वृद्धाश्रम आई। पास के आदमी ने जिंगहुआ की आवाज सुनी, धीरे से मुड़ा। वह जेमिन था। जिंगहुआ की दृष्टि ठीक देखकर वह बहुत भावुक हो गया। जल्द ही जिंगहुआ उसके पास आ गई।
उस जानी पहचानी सूरत को देख जेमिन की आंखें नम हो गईं। जिंगहुआ पहले जैसी ही धूप से भरी लड़की थी। जब जिंगहुआ ने उसकी पीठ की मालिश की तो उसे अजीब सी पहचान महसूस हुई, पर आदमी के बिस्तर पर अनजान नाम वाली नेम प्लेट देख उसका दिल बैठ गया। सोचा कि उसने ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। जेमिन ने आंसू रोके और मुट्ठियां कसकर भींच ली। जिंगहुआ के जाने के बाद ही जैमिन ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। हथेली में एक गर्म कंकड़ था जो जिंगहुआ ने नदी किनारे प्यार के इजहार के समय दिया था। वह खुद को रोक न सका और फूट फूट कर रोने लगा। आंसू उसके चेहरे के निशानों से बहने लगे, दर्द और यादों से भरे हुए। उसे डर था कि उसका रूप जिंगहुआ को डरा देगा और वह उसे खुशी नहीं दे पाएगा, इसलिए वह कभी सामने नहीं आया। कुछ दिनों बाद जमीन हिम्मत जुटाकर जिंगहुआ की दुकान पर आया। जब वह बाहर गई हुई थी तो वह दुकान में आया। उसने एक गमला इवनिंग प्रिमरोज का उठाया जो जिंगहुआ का पसंदीदा फूल था। उसके बगल में उसका पाला हुआ छोटा कछुआ भी रखा था। दुकानदार का ध्यान न होने पर उसने चुपचाप कछुए को ले लिया और लंगड़ाते हुए दुकान से बाहर निकल गया। तभी एक गोल्डन रिट्रीवर अचानक बाहर आया, जेमिन को जमीन पर गिरा दिया, उसके गालों से सिर रगड़ने लगा और कराहने लगा। जिंगहुआ ने आवाज सुनी। उसने तुरंत कुत्ते को हटाया और आदमी से माफी मांगी। इस समय जिंगहुआ ने भी उसे पहचान लिया। वह अस्पताल वाला आदमी लग रहा था। जेमिन बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। वह जिंगहुआ को अपनी ये हालत नहीं दिखाना चाहता था। जिंगहुआ दुकान लौटी तो देखा कि शेल्फ पर रखा छोटा कछुआ गायब था। उसने तुरंत दुकानदार से पूछा। यूं की अजीब हरकत से उसे कुछ ठीक नहीं लगा तो उसने कांपते हुए दुकानदार से पूछा, कहीं अभी थोड़ी देर पहले कोई बड़े भाई जैसा आदमी आया था? यारे आंग ले गए। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह लंगड़ा आदमी वही अंकल था जिसकी उसे तलाश थी। पागलों की तरह जिंगहुआ उसे सड़कों पर ढूंढने लगी, पर जिसने उसकी दुनिया रोशन की थी वह आदमी भीड़ में कहीं गुम हो चुका था। जब तक उसकी ताकत खत्म नहीं हुई, जिंगहुआ पछतावे से सड़क किनारे बैठ गई और बार बार अपनी छाती पीटती रही। उसे खुद से नफरत थी कि वह अंकल से 2 बार मिली पर उसे पहचान नहीं पाई। जिंगहुआ ने घबराकर अनाथालय को फोन किया, पर पता चला कि जेमिन को छुट्टी मिल गई थी। दिशाहीन जिंगहुआ गाड़ी में रोने लगी। अचानक उसे एक जगह याद आई, वह नदी का किनारा जहाँ उनका प्यार पनपा था, और इस समय जेमिन भी वहीं था। उसने छोटे कछुए को धीरे से पानी में छोड़ा, अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से अलविदा कहने के लिए। पीछे मुड़कर देखा तो नदी किनारे की वह लकड़ी की बेंच जहाँ वे दोनों कभी साथ बैठते थे, अब लोहे की मेज कुर्सी से बदल दी गई थी। वह आगे बढ़ी और देखा कि उस पर एक वाक्य खुदा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज फिर सुनाई दी। हम तो बस मुसाफिर थे, अजनबी से जान पहचान तक। पर इसकी वजह क्या है? जेमिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। वह धीरे से मुड़ा। उसका दागों से भरा चेहरा सामने आया। कभी के आकर्षक नैन नक्श अब नहीं थे, उनकी जगह आड़े तिरछे निशान थे। दाहिना पैर भी हड्डी टूटने से विकलांग हो गया था और उसका लंगड़ाना उसे बेहद बेबस दिखा रहा था। जिंगहुआ जेमिन के सामने आई और धीरे से उसका थका हुआ चेहरा अपने हाथों में लिया। आंखें मिलते ही जिंगहुआ अपनी भावनाओं को रोक न सकी। उसने जेमिन को कसकर गले लगा लिया, मानो 2 साल की सारी यादें और शिकायतें इसी आलिंगन में समा जाएं। जेमिन ने भी उसे कसकर वापस गले लगाया और 2 साल का संयम, दर्द और यादें उसी पल फूट पड़ी। प्यार क्या है? न चमक दमक, न धन दौलत का जीवन, बल्कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें ही चुनूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे जेमिन और जिंगहुआ, वे एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे के लिए खास हैं। उनकी कहानी में न कोई बड़े वादे हैं, न कोई महान गाथाएं, बल्कि सबसे साधारण साथ और सच्चे प्यार से उन्होंने प्रेम के सबसे खूबसूरत रूप को दर्शाया। इस भागदौड़ और स्वार्थ भरी दुनिया में उनका प्यार एक हल्की रोशनी सा है जो भले ही कमजोर हो पर एक दूसरे का जीवन रोशन करने को काफी है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि दिल में प्यार हो तो हर मुश्किल में भी अपनी खुशी मिल जाती है।